हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलीफाइड। करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस के आज के इस सीरीज़ में हम एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने मुंबई स्थित आवास पे। अपने मुंबई के घर में उनकी बॉडी मिली और प्राइमा फेसिया पुलिस ने ये बताया कि ये आत्महत्या है। दोस्तों, सुशांत की इस आत्महत्या ने बहुत सारी चर्चाओं को खोल दिया है। जैसे आत्महत्या का कारण उनका डिप्रेशन बताया गया है, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर चर्चा हो रही है। उनकी डिप्रेशन का कारण एक बॉलीवुड माफिया को बताया गया। कौन है ये बॉलीवुड माफिया, क्या है, क्या करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक ट्रिब्यूट देंगे सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी बायोग्राफी जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेंटल हेल्थ, इंडिया में मेंटल हेल्थ की का क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, और बॉलीवुड माफिया कौन है, ये बॉलीवुड माफिया क्या करता है, कैसे करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोग्राफी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जो एक्टर थे, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एक्टर। उनकी ज़िंदगी कैसी थी, तो दोस्तों अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 को। ये बिहार के रहने वाले थे। इनके पिता थे कृष्ण कुमार सिंह और इनकी माता का नाम था उषा सिंह, और ये पूर्णिया बिहार के रहने वाले थे। इनके पिताजी एक गवर्नमेंट अधिकारी थे और माता मेरे ख्याल से इनकी होम मेकर थी। ठीक है। इनकी 4 बहनें थी सुशांत सिंह राजपूत की। 4 में से शायद एक सिस्टर इनकी पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। और इनकी एक सिस्टर जिनका नाम था मीतू सिंह, ये बिहार की स्टेट लेवल क्रिकेटर भी हैं। मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर थी बिहार की। ठीक है। इनकी स्कूलिंग के बारे में जानते हैं। तो इनकी जो शुरुआती एजुकेशन हुई वो पटना में ही हुई, पटना के सेंट कैरन हाई स्कूल में। 2002 तक इन्होंने सेंट कैरन हाई स्कूल पटना में पढ़ाई करी। 2002 में इनकी माता जी खत्म हो गई। इनकी माता का एक देहांत हो गया, निधन हो गया। उसके बाद ये लोग पटना से दिल्ली मूव कर गए, पटना से दिल्ली शिफ्ट कर गए, और फिर दिल्ली में इनकी जो पढ़ाई हुई वो कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में हुई, कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में। दोस्तों सुशांत जो है, आप अगर उनके इंटरव्यूज़ को फॉलो करेंगे, उनकी इंटरव्यूज़ को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो क्लास 8th में थे, जब वो 8वीं क्लास में थे, तो उन्होंने हाई स्कूल 10वीं का जो सिलेबस था उसको भी ख़त्म कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत ने। तो वो पढ़ाई में शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा होनहार विद्यार्थी थे। ठीक है। आप इस चीज़ का इसी से पता लगाइए कि उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किए थे। 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सुशांत सिंह राजपूत ने क्लियर किए थे। और उसके बाद 2003 में जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें उन्होंने 7th रैंक सिक्योर किया था। ठीक है। जिसको कि आजकल हम AIEEE भी कहते हैं। उसमें उन्होंने 7th रैंक सिक्योर किया था, और उसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया BE मैकेनिकल में, DCE में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में BE मैकेनिकल में सुशांत सिंह राजपूत ने एडमिशन लिया। दोस्तों फिजिक्स में इनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने नेशनल ओलंपियाड भी जीता था फिजिक्स में। ठीक है। खास करके एस्ट्रोफिजिक्स में इनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे एस्ट्रोफिजिक्स में। अगर आप इनके सोशल मीडिया पे पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको एस्ट्रोफिजिक्स से कितना ज़्यादा लगाव था। ठीक है। जब ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में थे, उसी टाइम पे फिर इनका जो इंटरेस्ट बढ़ा वो थिएटर में बढ़ा। ठीक है। और फिर अपने एक्टिंग कैरियर को परस्यू करने के लिए इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, कॉलेज से ये ड्रॉप आउट हो गए। ठीक है। ताकि अपने एक्टिंग कैरियर को परस्यू कर सकें।
ठीक है। तो अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में ही एक श्यामक डावर का नाम सुना होगा आपने, ये बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर हैं श्यामक डावर। इनकी डांसिंग क्लासेज में इन्होंने अपने आप को इनरोल कराया और इनसे डांस सीखने लग गए। इसके अलावा इन्होंने बैरी जॉन का ड्रामा क्लास भी ज्वाइन किया ताकि वहाँ से एक्टिंग सीख सकें। इनके इस श्यामक डावर का जो डांसिंग क्लास थी, इसमें बहुत सारे इनके बैचमेट्स ऐसे थे जो कि बैरी जॉन से ड्रामा सीखते थे, इनकी ड्रामा क्लासेस में जाके एक्टिंग सीखते थे। तो उन्हीं को देखते हुए इन्होंने भी श्यामक डावर की डांसिंग क्लास के साथ साथ बैरी जॉन्स के ड्रामा क्लासेस को भी ज्वाइन किया ताकि एक जगह से डांस सीख सकें और एक जगह से एक्टिंग सीख सकें। ठीक है। इनके डांस को श्यामक डावर इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि अपना जो सबसे चैंपियन ग्रुप था उसमें इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एंट्री दी श्यामक डावर ने। ठीक है। और 2005 में 51st फिल्म फेयर अवार्ड में सुशांत ने परफॉर्म किया एज ए बैकग्राउंड डांसर। यहां से देखिए कि सुशांत का संघर्ष कैसे चालू होता है। 2005 में ही वॉज ए बैकग्राउंड डांसर थे ये। ठीक है। और इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में परफॉर्म भी किया था। उसके बाद फिर 2006 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भी इन्होंने परफॉर्म किया था सुशांत सिंह राजपूत ने एज ए बैकग्राउंड डांसर। तो यहां से इनका जो स्ट्रगल था सुशांत सिंह राजपूत का वो चालू हुआ था। उसके बाद फिर सुशांत चले गए मुंबई में इन्होंने नादिरा बब्बर का जो एकजुट थिएटर ग्रुप है उसको ज्वाइन किया। ये बहुत ही फेमस थिएटर ग्रुप है, एकजुट थिएटर ग्रुप नादिरा बब्बर का, इसको ज्वाइन किया और यहाँ पर ये लगभग 2 साल तक इस थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे। उसके बाद फिर इनको नेस्ले मंच का एक एडवर्टीजमेंट मिला, जिसके बाद से फिर ये एक जाना माना चेहरा हो गए सुशांत सिंह राजपूत नेस्ले मंच के एडवर्टीजमेंट के बाद। फिर यहाँ से इनका टीवी का कैरियर चालू हुआ। ठीक है। सबसे पहले इनको एक सीरियल मिला, किस देश में है मेरा दिल। 2008 से लेके 2009 तक इन्होंने सीरियल में काम किया। फिर पवित्र रिश्ता में से इनको सबसे ज़्यादा जो फेम मिला वो एक सीरियल आता था जी टीवी पे, पवित्र रिश्ता 2009 to 2011। यहाँ पर इन्होंने काम किया और यहाँ से फिर ये घर घर का चेहरा बन गए। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने 1-2 रियलिटी शोज में काम किया, जो टेलीविजन पे रियलिटी शोज आते हैं। जरा नच के दिखा, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया 2010 में। झलक दिखला जा 4 में पार्टिसिपेट किया 2010-11 में। फिर यहाँ से फिर इनके कैरियर को एक उछाल मिली और इनका जो फिल्मी कैरियर था वो चालू हुआ। तो इन्होंने जो डेब्यूट किया वो काईपोचे से किया। ये काईपोचे जो मूवी है ये 2013 में आई थी। ये चेतन भगत जो नॉवेलिस्ट हैं, जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनकी बुक है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। उस बुक पे बेस्ड है काईपोचे। इस मूवी से इन्होंने शुरुआत की और इनके परफॉर्मेंस को उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और इनको सिने अवार्ड ऑफ बेस्ट डेब्यूट एक्टर का अवार्ड भी मिला इस मूवी के लिए, काईपोचे के लिए। उसके बाद फिर शुद्ध देसी रोमांस, पीके में आपको पता ही है छोटा सा रोल किया था। फिर डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी और फिर इनके करियर की सबसे मशहूर मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि 2016 में आई थी, ये इनको मिली। फिर राबता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ, सोनचिड़ैया, छिछोरे 2019 में आई थी, ये अभी काफ़ी चर्चा में है। और फिर ड्राइव, जो कि एक नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव मूवी थी। ये मूवीज़ ये इन्होंने की और अभी ये लगभग 3-4 मूवीज़ में काम कर रहे थे, जिसमें कि बड़ी फेमस मूवी है शेखर कपूर की पानी, उसमें भी ये काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये तो इनकी बायोग्राफी हो गई, ये इनके जीवन के बारे में हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से एक ट्विस्ट आता है और आप लोगों को पता ही है कि सुशांत अब हमारे बीच में नहीं है। प्राइमा फेसिया पुलिस कह रही है कि डिप्रेशन के चलते सुशांत ने सुसाइड कर लिया। डिप्रेशन यानी कि जो इनकी मेंटल हेल्थ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इनकी मेंटल हेल्थ खराब थी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूँ कि वैसे लीगली देखा जाए तो सुसाइड करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है। ये एक अपराध है, सुसाइड करना एक अपराध है। इसी वजह से अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि ही कमिट्स सुसाइड। कमिट अपराध करता है आदमी। ठीक है। तो जो क्रिमिनल होता है वो कमिट करता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि
ही कमिट से सुसाइड, दैट मीन्स कि उसने जो सुसाइड किया है वो एक अपराध है, अपराध की तरह ही देखा जाता है। लेकिन दोस्तों जब कोई मेंटल इल पर्सन इस तरीके से सुसाइड करता है तो मैं उसको कमिट सुसाइड वाली कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि उसको भी आप एक क्रिमिनल की तरह से देखें। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। जिस हिसाब से आदमी फिजिकली बीमार होता है उसी तरीके से आदमी मेंटली भी बीमार होता है, मेंटली भी इल होता है। जैसे फिजिकली इल होता है वैसे मेंटली इल होता है। और जब वो मेंटली इल की वजह से सुसाइड कर रहा है तो मैं उसको ये कहूँगा कि ही डाई बाई इलनेस, वो एक बीमारी की वजह से मर गया, और वो बीमारी जो थी वो मेंटल बीमारी थी। तो सबसे पहले तो हमको ये एक नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब सुशांत ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी दोस्तों इस सुसाइड की वजह से इंडिया में जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। तो मैं आपको एक इंडिया में जो इस समय मेंटल हेल्थ का सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। पहले तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये मेंटल हेल्थ है क्या। ठीक है। तो और मेंटल इलनेस क्या है। अगर हमको किसी दिमागी रूप से कोई भी परेशानी है तो हम उसको कहते हैं कि मेंटली इल है। ठीक है। ये दिमागी रूप से जो परेशानियां हैं ये क्या क्या हैं। अगर हम बचपन की बात करते हैं, जब आदमी छोटा रहता है, बच्चा रहता है, उस टाइम पे अगर उसको कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो किसी चीज को समझने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। इसी तरीके से जब हम एडल्ट कंडीशन में आते हैं, या जैसे आप लोगों ने डिसलेक्सिया सुना होगा, जब हम ऑटिज्म या डिसलेक्सिया जो होता है चाइल्डहुड में, जो तारे जमीन पर मूवी आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो उसका हीरो था उसको डिसलेक्सिया ही की टाइप की ही एक बीमारी थी। तो ये सब मेंटल इलनेस के ही एक काइंड है। उसी तरीके से जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये अगर किसी के अंदर होती है तो वो भी एक मेंटल इलनेस का प्रकार है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो जो सब्सटेंस अब्यूज, साइकोसिस, ये सारी जो लक्षण होते हैं ये भी मेंटल इलनेस के ही प्रकार हैं। ठीक है। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये वर्ल्ड इस टाइम पे फेस कर रहा है। ठीक है। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कहता है कि पूरी दुनिया में जितने लोग भी बीमार हैं उसका जो 15% है, 15% जो लोग हैं वो मेंटल इलनेस से ही पीड़ित हैं। उनको किसी ना किसी तरीके की दिमागी रूप से बीमारी है। यानी कि अगर 100 पेशेंट्स हैं तो 100 पेशेंट में से 15 पेशेंट्स जो हैं वो मेंटली इल हैं, उनको किसी ना कोई दिमागी रूप से परेशानी है। ये WHO का अपना एक आंकड़ा है। ठीक है। और यही जो स्टडी है WHO की, यही ये कहती है कि इंडिया में जो मेंटल इलनेस के पेशेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं, और इंडिया के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अफेक्टेड फ्रॉम मेंटल इलनेस, ये WHO कहता है। ठीक है। तो अपनी इसी रिसर्च के आधार पे WHO ने भारत को कहा मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री। WHO भारत को मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री कहता है। ठीक है। और जो 1990 से 2017 के बीच का आंकड़ा WHO जारी करता है, उसके हिसाब से 7 में से एक आदमी वो किसी ना किसी मेंटल इलनेस से पीड़ित है, वो मेंटली इल है इंडिया में। 1 in 7, हर एक 7 में से एक आदमी मेंटली इल है, ये WHO का अपना आंकड़ा है। और उसी एक और आंकड़ा है, उसके हिसाब से लगभग 20 से 22 करोड़ लोग इंडिया में वो किसी ना किसी मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं, उनको कोई ना कोई दिमागी रूप से बीमारी है। ठीक है। तो अगर हम इन सारे के सारे आंकड़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नो एग्रीगेशन टू सजेस्ट दैट इंडिया इज अंडर ए मेंटल हेल्थ एपिडेमिक। कोरोना जो एपिडेमिक चल रहा है वर्ल्ड वाइड वो तो चल ही रहा है, लेकिन इंडिया में ये जो मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है ये बहुत पहले से ही चल रहा है और हमको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की शुरुआत भी गवर्नमेंट ने करी है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस करते हैं।
ठीक है, जैसे कि 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, NMHP इन 1982, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो मेंटली इल लोग हैं उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और किसी तरीके से उनको इस परेशानी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, और फिर 1996 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया, यानी कि माइक्रो लेवल पे भी ये प्रोग्राम चालू किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेंटली इल लोगों को किसी तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको इस स्थिति से बाहर निकाला जाए और उनको ठीक किया जाए। ठीक है, आयुष्मान भारत जो आपको पता है कि ये 5 लाख का इंश्योरेंस देता है, मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें भी मेंटल इलनेस को कवर करने का क्लॉज है, यानी कि अगर कोई मेंटली इल है वो अपना इलाज करवाता है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, तो उसको पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस भारत सरकार देगी। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ 2017 में, अप्रैल 2017 में, और ये फिर जुलाई 2018 से अब काम कर रहा है। ये लागू हुआ जुलाई 2018 में। ठीक है, and this law was described in its opening paragraph as an act to provide for mental health care and service for persons with mental illness and to protect, promote and fulfill the rights of such persons during delivery of mental health care and services and for matters connected therewith or incidental thereto। ठीक है, तो ये जो एक्ट था, ये जो मेंटली इल लोग हैं, मेंटली किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया, उनको पूरा का पूरा हेल्थ केयर सपोर्ट देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, इसके पहले एक एक्ट था जो कि 1987 में पास हुआ था, इस एक्ट ने उसको सुपरसीड किया। अब जो एक्ट प्रभावी है वो ये 2017 वाला एक्ट है, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, अच्छा, ये तो भारत सरकार ने किया है। इसके अलावा हमको जो ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने के लिए हमको और क्या करने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसको एडमिट करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एडमिट करना जरूरी है कि हाँ, मुझको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जिसको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको मेंटल इलनेस की कैटेगरीज बताई, डिप्रेशन, ऑटिज्म और ये सारी चीजें, एंजाइटी वगैरह, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो वो उसको आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे और एडमिट करे कि मुझे ये परेशानी है। अगर वो इस चीज को एडमिट कर लेता है तो आधी लड़ाई तो यहीं से जीत जाते हैं। उसके बाद फिर अपनी सेल्फ केयर करना, अपने दोस्तों से बात करना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना, उनका सपोर्ट लेना। ठीक है, उनके सपोर्ट से भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना, डॉक्टर की हेल्प लेना। यहां पे अगर ये स्टेप्स आदमी उठाता है तो फिर वो अपनी मेंटल इलनेस से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो सोसाइटी है उसको भी बहुत ज्यादा काइंड और सेंसिटिव होने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि लोग कई बार ये पता चलता है कि कोई अपनी मेंटल इलनेस का इलाज करवा रहा है तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते नहीं है। कई लोगों को बुली करने लगते हैं। हमारी सोसाइटी एक ट्रोल सोसाइटी बनती जा रही है। बगैर उसके पीछे, अगर उसने कुछ काम किया है, बगैर उसके पीछे के कारणों को जाने बगैर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीजें गलत है। इससे आदमी की जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो एज ए सोसाइटी हमको थोड़ा सा और काइंड, थोड़ा सा और सेंसिटिव होने की जरूरत है। जिस हिसाब से दोस्तों कोरोना के टाइम पे हमने ये अपनी आदत बनाई कि हम हाथ धुलेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, मास्क लगाएंगे, इसी तरीके से हमको अपनी आदतों में ये भी डालना पड़ेगा कि एज ए सोसाइटी वी विल बी मोर काइंड एंड मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर। ये भी हमको अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट है उसको मोर एग्रेसिवली कैंपेन करना पड़ेगा मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में। ठीक है, जब गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान, साक्षरता अभियान, इन सब के बारे में पूरा का पूरा कैंपेन कर सकती है, पोलियो के खिलाफ कैंपेन कर सकती है, टीबी के खिलाफ कैंपेन कर सकती है, तो उसको एग्रेसिवली मेंटल हेल्थ के खिलाफ भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ को भी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को एग्रेसिवली कैंपेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसी एपिडेमिक से कम नहीं है।
ठीक है, 20-22 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, मेंटल हेल्थ से। तो ये भी किसी एपिडेमिक से कम नहीं है। इसको एड्रेस करके इसका ढंग से इलाज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने सुशांत के जीवन के बारे में जान लिया और मेंटल इलनेस के बारे में जान लिया। अब जो आज के लेक्चर का तीसरा टॉपिक है वो है बॉलीवुड माफिया। ये जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्राइमा फेसिया ये लग रहा है कि सुशांत ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये डिप्रेशन हुआ क्यों सुशांत को? बहुत सारे न्यूज, बहुत सारी चीजें इसके बारे में चल रही हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो ये माना जा रहा है कि सुशांत को बॉलीवुड के अंदर अपनाया नहीं जा रहा था। एक तरीके से सुशांत को सब लोग बॉयकॉट कर रहे थे, उसकी वजह से सुशांत डिप्रेशन में आ गए। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक ये ट्वीट दिखाता हूं। ये एक वेरीफाइड हैंडल का ट्वीट है, KRK बॉक्स ऑफिस। ये कमाल आर खान एक क्रिटिक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, उनकी कंपनी है KRK बॉक्स ऑफिस। उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट जो है ये 27 फरवरी 2020 का है। इस ट्वीट में ये कहते क्या है? अकॉर्डिंग टू अवर सोर्सेज धर्मा, साजिद नाडियावाला, YRF, T सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजान, बालाजी हैव बैंड सुशांत सिंह राजपूत, सो नाउ ही कैन डू वेब सीरीज और TV सीरियल्स ओनली। ये कहती है एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन सारी की सारी कंपनियों ने सुशांत को बॉयकॉट किया था। और इस टाइम पे सोशल मीडिया में आप देखेंगे जो वीडियो सरफेस हो रही हैं उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कैसे सौतेला व्यवहार सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में किया जा रहा था। ठीक है, और वो एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव आदमी थे। तो ऐसा सेंसिटिव आदमी इन चीजों को डाइजेस्ट कर पाए बहुत मुश्किल होता है, और ये जो सौतेला व्यवहार होता है ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हो सकता है कि यही कारण रहा हो जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने जीने से अच्छा अपने आप को खत्म कर देना मान लिया। ठीक है, तो ये एक बॉलीवुड माफिया ही है जो कि अगर कोई बाहर के परिवार से, बाहर का न्यूकमर बच्चा बॉलीवुड में एंट्री करता है तो ये सबके सब उसके साथ सौतेला व्यवहार ही करते हैं। अगर आप देखिए ऐसे फूहड़ चैट शो हैं जिसमें कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि किल मैरी हुकअप, आप किसको साथ शादी करना चाहते हैं, किसके साथ हुकअप करना चाहते हैं और किसको मार देना चाहते हैं। ऐसे सवाल अगर आप पूछेंगे और जिसमें अगर आप किसी के नाम के आगे ये बोलेंगे कि मैं उसको मार देना चाहता हूं, वो अगर वो चीज देखेगा तो उसको कितना गंदा लगेगा, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना गंदा असर पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या गंदा काम किया है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। ऐसे छिछोरे सवाल पूछने, ऐसे भद्दे सवाल जो है पूछे जाते हैं ऐसे औचे चैट शोज पे। ठीक है, आप जो है सरेआम पब्लिकली किसी स्टेज पे किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसकी मेंटल कंडीशन इस टाइम क्या है, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। आप वीडियोस देखिएगा, अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको सारी की सारी वीडियोस फिर से उसके लिंक आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से मेंटली अगर आदमी कितना भी स्ट्रांग हो, उसकी मेंटल पे, उसकी दिमाग पे उस चीज का बहुत गंदा असर पड़ता है। ये एक तरीके से जो लोग ये करते हैं ये बॉलीवुड माफिया ही है, जो कि केवल जो अपना परिवार है उन्हीं को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर बाहर से कोई आ जाए तो उसको ये लोग सिरे से नकार देते हैं और उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हालांकि ये होता हर प्रोफेशन में, हर जगह पे ये होता है, लेकिन यहां पर बहुत ही बड़े लेवल पे। अगर कोई स्टार किड है, किसी बड़े हीरो हीरोइन का बच्चा है, तो उसको तमाम अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर उसने टुच्ची एक्टिंग भी करी है, गंदी एक्टिंग भी करी है, तो लोग उसकी बड़ाइयां करने लग जाते हैं। और छिछोरे जैसी एक्टिंग में मूवी करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन उनको एक भी अवार्ड नहीं मिला। तो ये क्या, ये सौतेला व्यवहार नहीं है? और अगर कोई एक सेंसिटिव आदमी है तो क्या उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर इस चीज का गंदा असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा गैंग है ये एक माफिया की तरह ही काम करता है और ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि सुशांत जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव आदमी थे।
इनकी बड़े दिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में चल रही हैं। मैं आपको एक दो इंसिडेंट्स बताता हूँ। केरला में जब फ्लड आया था तो इनके एक फैन ने इनसे सोशल मीडिया पे कहा कि मैं भी केरला के फ्लड में, केरला के बाढ़ में मैं भी कुछ डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इन्होंने अपने उस फैन के नाम पे केरला फ्लड में 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। इसी तरीके से जब 2018 में नागालैंड में फ्लड आया था तो ये दिल्ली से स्पेशली नागालैंड गए थे, दीमापुर गए थे और वहां के चीफ मिनिस्टर को 1.25 करोड़ इन्होंने दान दिया था। ठीक है, इसी तरीके से ये एजुकेशन, सुशांत फॉर एजुकेशन, ये एक कैंपेन चलाते थे जिसमें कि जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए ये कैंपेनिंग करते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे। और जो इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, उसने भी सुशांत के डेथ पे अभी गहरा शोक व्यक्त किया है, गहरा दुख व्यक्त किया है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में बहुत ही ज्यादा रुचि थी सुशांत सिंह राजपूत को। ठीक है, इनके पास एक टेलीस्कोप था और इनको इनको जानने वाले लोग बताते हैं और इनके खुद के इंटरव्यू में इन्होंने कई बार ये बात कही है कि ये घंटों जो है उन तारों को देखते रहते हैं अपने टेलीस्कोप से, जिन तारों के बीच में आज ये खुद चले गए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा और इस लेक्चर को खत्म करने के साथ साथ मैं सुशांत सिंह राजपूत के एक वीडियो के साथ ये लेक्चर खत्म करूंगा। ये वीडियो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसे इंसान थे। इनकी मूवी की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के बीच में ही एक जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होते हैं और सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनमें से एक बच्चे को ये पकड़ के अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और इसी वीडियो के साथ हम आज का ये लेक्चर खत्म करेंगे। और वीडियो चलाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना, याद दिला देता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं, उन सब की जो वीडियोज़ बन रही हैं उनके बारे में आपको समय समय पे पता चलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। देखिए सुशांत की मानवता को।